देश का बेस्ट प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं? कि मोदी जी को कितने नंबर देते हैं? क्या संविधान से सेक्युलर शब्द अब हटा देना चाहिए? क्या बीफ, गाय का मांस, गौमांस अब बैन हो जाना चाहिए पूरे देश में? मुसलमान के लिए पहले इस्लाम आना चाहिए नकवी जी, या पहले देश आना चाहिए? इस देश का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता आप किसे मानते हैं? लेकिन आपने तो राहुल गांधी को भी आजकल जिन्ना कह दिया था। उनके अंदर बेचारे में जब विदेश जाते हैं तो थोड़ा जिंदा की आत्मा घुस जाती है। तो सबसे ज्यादा शोषण किसने किया है मुसलमानों को? मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा देश इस दुनिया में कौन सा है? राहुल गांधी को कितने नंबर देते हैं नकवी जी? तो इससे दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जी अच्छे व्यक्ति हैं। बहुत पहले से कही हुई बात है कि लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। महाराष्ट्र में भी आपको लग रहा है उद्धव ठाकरे के सुर कुछ बदले हुए लग रहे हैं? आपने कहा यूपी में 80 में से 80, क्या उसमें से एक सीट मुख्तार अब्बास नकवी की भी है क्या? माना यह जा रहा है कि पर्दे के पीछे से बीजेपी ने मायावती को सेट कर लिया है और इसीलिए मायावती जो है विपक्ष के वोट काटेंगी और आपको 80 में से जितनी आप मैक्सिमम चाह रहे हैं उतनी आ जाएगी। आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रह चुके हैं। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी रहे और वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी की बीजेपी तक पार्टी में भी और सरकार में भी काम कर चुके हैं। स्वागत है आपका नकवी जी। धन्यवाद धन्यवाद मानक जी। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब बढ़िया चल रहा है। नकवी जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बार के चुनाव में 370 बीजेपी और 400 एनडीए। देखिए, जो कैसे आएगा? जो देश का मूड और माहौल है, और केवल देश का मूड माहौल नहीं बल्कि गांव से लेकर के गांव गली चौक चौराहों चौपालों पर जो इबारत है वो बहुत मोटे मोटे अक्षरों में दिखाई पड़ती है, और वो है मोदी मोदी। आज जो है ये सारे के सारे लोग जितने भी हैं, विपक्ष जिसे कहते हैं आप, वो कहते हैं कि हम मोदी हटाएंगे। पब्लिक कहती है मोदी जी की फिर से हैट्रिक बनाएंगे। तो मोदी जी की हैट्रिक बनाने का संकल्प और मोदी जी को हटाने की सनक, उसमें जो है मोदी जी संकल्प वर्सेस सनक, यस, तो उसमें वो जो है वो निश्चित तौर से सफल हो रही है। नकवी जी की बड़ी खास बात है, जब भी कैमरे के सामने आते हैं, चाहे भाषण दे रहे हो या छोटा सा बाइट भी दे रहे हो, तो हमेशा तुकबंदी बड़ी बढ़िया करते हैं। आज भी दे संकल्प वर्सेस सनक। पर ये 370 आएगी कहां से नकवी जी? क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं उत्तर भारत के खास तौर से जहां बीजेपी सैचुरेट कर चुकी है, मैक्सिमम सीटें जीत चुकी है। देखिए, एक चीज मानक जी बहुत साफ है। मैं इन 10 सालों में अगर आप देखें तो ये 10 साल ऐसे 10 साल इस देश के लोकतंत्र के इतिहास के कहलाएंगे जो एक गैर कांग्रेस सरकार बिना कांग्रेस के सपोर्ट और रिमोट के 2 कार्यकाल सफलता के साथ पूरा करते हुए तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कर रही है। ये पहला इस देश में लोकतंत्र, पहले इससे हुई है गैर कांग्रेस की सरकारें, या तो कांग्रेस के रिमोट से हुई या फिर कांग्रेस के सपोर्ट से चली हैं, और रिमोट सपोर्ट नहीं रहा तो वो बीच में ही धाराशायी हो गई हैं। लेकिन इसमें मोदी जी की जो सरकार चली वो कांग्रेस का कहीं दूर तक का उसको ना रिमोट था ना सपोर्ट था। ठीक है। तो उसका नतीजा ये है कि उन्होंने परफॉर्म किया, स्टेबिलिटी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ ये सरकार चली, और उसने जो है वो नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम जो है वो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। पर यूपी में देख लीजिए आप, क्योंकि आप यूपी से सांसद भी रहे, 80 में से 62 तो जीती हुई हैं। यहां भी कितनी सीटें बढ़ा लेंगे, या बाकी जगह कितनी सीटें बढ़ा लेंगे? ये 370 303 से 67 सीटों का डिफरेंस है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्या है कि जो गुणा भाग होता है इसमें जो है वो कभी कभी जो है वो आज की तारीख में, मैं आपको माने कि एक बार बताऊं, मैं जब आकलन करता हूं, मैं 2014 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रबंधन का काम देख रहा था, इंचार्ज था, 19 में भी था। इन 10 सालों में, और वाजपेयी जी के समय में सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी रहा अब एक बहुत हम लोग सब लोग एक बहुत पैनी नज़र जो है वो देश के मूड और माहौल पे रखते हैं। मैं जब विदेशों में भी जाता हूँ तो भी जो है वो आज भारत की धाक और धमक जितनी मजबूत हुई है उसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। एक चीज़। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज हमारा जी मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो नेहरू जी से ज़्यादा है, दिखाई पड़ती है। आज जो है वो मोदी जी का जो करिश्मा है वो इंदिरा जी से बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। ये हम लोग कहते हैं नेहरू जी की लोकप्रियता का कौन मुकाबला कर सकता है,
इंदिरा जी का जो करिश्मा था कि इंदिरा जी के नाम पे वोट मिलता था, कौन मुकाबला कर सकता है। आज जो है वो मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है। लोग कहते हैं कि वो किसको वोट देने जा रहे हो, भाई मोदी को देंगे वोट। एक समय था, तो कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ देंगे इस बार? एक समय कांग्रेस का रिकॉर्ड तो टूट चुका है, सीटों का रिकॉर्ड, सीटों का रिकॉर्ड टूटेगा। आज जो है वो खुद देखिए क्या है, अभी मोदी जी का जो कंपटीशन है वो खुद मोदी जी से है। यहाँ पे कोई कंपटीटर है ही नहीं है। और इसलिए क्या आप इन गठबंधन का देख रहे हैं, गठबंधन जो है रोज एक नई नई शोशेबाजी दिखाई पड़ती है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ही देखिए अगर आप, तो एक तरफ जो है वो सामंती सुल्तान और समाजवादी टीपू, तो सामंती सुल्तान और समाजवादी टीपू में ही समझौता नहीं हो पा रहा है। सामंती सुल्तान, समाजवादी टीपू, तो इनमें समझौता दिखाई पड़ रहा है। आप कहते हैं जी हम एक ये पार्टी, तो 80 में से 80 है इस बार यूपी में। मुझे लगता है कि कोई ऐसी कहीं पे मतलब गुंजाइश नहीं दिख रही है कि अपोजिशन को जो है, या जो कि इनमें से चाहे वो सामंती सुल्तान हो या समाजवादी टीपू हो या और कोई भी पार्टी हो। मतलब आपको लगता है रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ेंगी, वो भी हार जाएंगी? बिल्कुल हारेंगी, बिल्कुल हारेंगी। और प्रियंका उतरी उनकी जगह तो कोई भी लड़ाएंगे। यहाँ पे कौन उनका कैंडिडेट होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उनको जो है, अगर आप देखें कि इस पिछली बार भी मैंने देखा था कि जो है वो जब 2019 का चुनाव हो रहा था, तो उस समय इन्होंने कहा था कि साहब हम तो जो है अलायंस के साथ, गठबंधन के साथ मोदी जी को जो है वो गिरा देंगे। मोदी जी से लड़ते लड़ते आपस में भिड़ने लगे ये, और उसके बाद इनका क्या है शुरू आपने देखा कि 2019 में क्या हुआ वहाँ। उस समय जो है वो मिलके लड़े थे, हाँ मिलके मतलब धाराशाही हुए। आज भी स्थिति लगभग ऐसी ही है, उससे भी ज़्यादा खराब है। और राहुल गांधी भी अमेठी से आपको लगता है अगर लड़े तो हार जाएंगे? अब देखिए राहुल गांधी जी के लिए तो मैं बहुत ही शुभकामनाएं हैं मेरी, क्योंकि जो है वो दिक्कत ये हो रही है कि उनको जो है वो जो एक प्रोफेसर है उसकी प्रॉक्सी भी पप्पू को पास नहीं करा पा रही है। एक प्रॉक्सी प्रोफेसर उनके पीछे दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा बाल उल बड़े बड़े रखे हुए और कुछ प्रॉम्प्ट करते हुए। तो जो उस प्रोफेसर, आप जयराम रमेश की बात कर रहे हैं, तो उन प्रोफेसर साहब की प्रॉम्प्टिंग भी जो है वो पप्पू को पास नहीं करा पा रही। बेचारे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर 400 का 370 का इतना कॉन्फिडेंस होता नकवी जी, तो नीतीश जी को क्यों लाते इधर, बताइए? दरवाजे बंद कर रखे थे ना, खोल दिए। देखिए बीजेपी ने कभी भी नो एंट्री का बोर्ड अपने यहाँ नहीं लगाया है। आज जैसे कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखें तो उनके एग्जिट गेट पे भीड़ ज़्यादा दिखाई पड़ती है, एंट्री गेट जो है सन्नाटा रहता है। यहाँ पर जो है वो एंट्री पे लाइन लगी रहती है। एंट्री भी जो है वो बहुत ही फ्रिक्सिंग के साथ हो रही है। पर अमित शाह जी ने कहा था दरवाजे बंद है, अब नहीं लेंगे। देखिए कभी दरवाजे जब खुलते हैं तो दरवाजे खोलने से पहले उसके तमाम आकलन हो जाते हैं। अच्छा, तो उसका जो है वो सारा के सारा गुड़ा भाग हो जाता है कि उस दरवाजे खोलने से, उस व्यक्ति के आने से, उस पार्टी के आने से देश के लिए क्या लाभ होगा, देश के लिए। और ये 400 का आंकड़ा पहुंचने में भी तो लाभ होगा। हाँ 400 का 370 का। देखिए आज जो है वो चाहे कोई हमारे साथियों में बहुत अच्छे जो भी हमारे हैं साथी, उनको भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि वोट एक आदमी के नाम पे मिल रहा है। आज जो है वो मतदाता एक व्यक्ति को देख रहा है। और इसलिए माना कि एक बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले से कही हुई बात है कि लिहाज आँख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो आज जो है वो एक शख्स जो है वो, ठीक है, एक कांग्रेस का समय था जब नेहरू का युग था, इंदिरा जी का युग था, और एक आज कांग्रेस का समय है जब जो है वो हमारे राहुल जी का युग है। तो आपने कहा यूपी में 80 में से 80 आ जाएगी, बिहार में नीतीश जी आ गए तो 40 में से 40 आपको लगता है? देखिए अभी इसका मैं नंबर पे तो मैं नहीं जाता, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने इस पूरे के पूरे गठबंधन के गणित को बिगाड़ दिया है। ओके, महाराष्ट्र में भी आपको लग रहा है उद्धव ठाकरे के सुर कुछ बदले हुए लग रहे हैं क्या? उनके लिए भी नो एंट्री का जो बोर्ड लगा था वो हट सकता है क्या? दरवाजा खुल सकता है क्या? देखिए वो तो पार्टी जो है वो डिसाइड करेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने गठबंधन के मामले में बड़ी ईमानदारी की थी।
ईमानदारी इसलिए मैं कहता हूं कि जब 2014 में चुनाव हुआ था तो भी हमें प्रचंड बहुमत मिला था और लगभग 280 के इर्द गिर्द हमारी अकेली सीट थी। 19 में भी 303 सीट थी, लेकिन तब भी हमने गठबंधन को साथ लेकर चलाया साथियों को, और 2019 में भी गठबंधन को। तो ये सीख जो है, जो लोग अभी जो है वो गठबंधन कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे उसमें गठबंधन के लोग, जब देखिए इसमें क्या दिक्कत है, जब पायलट अनाड़ी होता है और पैसेंजर खिलाड़ी होते हैं, तो या तो जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग होती है, क्रैश लैंडिंग होती है। हमारे यहाँ पायलट जो है वो खिलाड़ी भी है और मजबूती के साथ जो है पैसेंजर समझदार है, पैसेंजर भी समझदार है, समझदार है, होशियार है, तो इसलिए जो है वो सामंजस्य से चल रहा है। यहाँ तो उल्टा है। अच्छा, पायलट और नाड़ी है। आपने कहा यूपी में 80 में से 80, क्या उसमें से एक सीट मुख्तार अब्बास नकवी की भी है क्या? देखिए, पार्टी हमें जो भी कहेगी, कहाँ से लड़ना है, नहीं लड़ना है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ तो पार्टी डिसाइड करती है कि आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। मैं चुनाव लड़ा भी हूँ, हाँ, और राज्यसभा में भी रहे, राज्यसभा भी रहा हूँ। तो आप क्या प्रेफर करते हैं? सौभाग्य, मैं जो भी पार्टी कहेगी वो करेंगे। हम देखिए, हम तो लोकसभा भी 5-5 बार लड़ लिए, राज्यसभा भी रहे, मतलब इस उम्र में जो है वो काफ़ी कुछ हमने जो है वो पापड़ बेल लिए हैं। जो जहाँ कहा जाएगा वो करेंगे। आपने कहा बीजेपी का जहाँ एंट्री होती है वहाँ पे लाइन लगी रहती है, क्या उसमें जयंत चौधरी हैं क्या जो लाइन में लगे? देखिए, अभी जो है वो वक्त जो है वो कई चीज़ें जो है वो आपको दिखाएगा। और ये बात सही है कि जो देश का जैसा मूड और माहौल है, वैसे ही जो है मूड माहौल जो भी समझदार पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी दिखाई पड़ता है। अब मायावती जो किसी के साथ नहीं जाने का ऐलान कर चुकी हैं, माना यह जा रहा है कि पर्दे के पीछे से बीजेपी ने मायावती को सेट कर लिया है और इसीलिए मायावती जो है विपक्ष के वोट काटेंगी और आपको 80 में से जितनी आप मैक्सिमम चाह रहे हैं उतनी आ जाएंगी। देखिए, मायावती जी से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, तो मैं तो उनके बारे में उनके लिए एक ही मैं बात कहूँगा, वही हकदार है किनारों का जो बदल ले बहावधारों के। तो जो वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहावधारों के। तो जो जिस धारे में चल रही है वो धारा उनको देखना चाहिए कि वो धारा जो है वो देश के हित में कौन है, उनके समाज के हित में कौन है। क्या करेंगे? तो आपके साथ तो नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं है, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ऑफर दे दीजिए, फिर बुला लीजिए। मैं ऑफर क्यों दूं, वो तो समझदार खुद है, हमारे साथ रह चुकी हैं, हाँ, हमारे साथ सरकार भी चलाई है, हमारे साथ पार्टी में भी रही है, मतलब पार्टी मतलब गठबंधन में भी रही है, तो इसलिए वो खुद समझदार है। क्या करेंगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनको समझना होगा कि उनके पार्टी के हित में, देश के हित में क्या है। ओके, अखिलेश जी कह रहे हैं, जिनको आप समाजवादी टीपू कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पीडीए, इस बार पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इस बार हम बीजेपी को यूपी में हराएंगे। देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, जो भी नाम दिया उन्होंने पीडीए या क्या, एक चीज़ जो बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि ये जो सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी है उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास की हिस्सेदारी से ध्वस्त कर दिया है। अब जो है वो सांप्रदायिक वोटों के ठेकेदार जो है वो अपने आप को हताश और निराश महसूस कर रहे हैं। उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि अब पहले जो है वो यूपी का देखा, पहले यूपी में जो है वो MY फैक्टर होता था, अभी भी है, ऐसा नहीं है MY फैक्टर खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब यूपी में जो उनके समय का संकीर्ण सांप्रदायिक MY फैक्टर था, आज वो समावेशी MY फैक्टर हो गया, वो हो गया मोदी और योगी का फैक्टर। तो MY मोदी योगी हो गया। हाँ, वो कभी उनके समय में MY दूसरा हुआ करता था, जाति और धर्म के नाम पे होता था वो। ओके, अब नकवी जी, राम मंदिर बन गया, माना जा रहा है कि इस बार राम की भी लहर चलेगी चुनाव में। आप मानते हैं इसको कि हिंदू वोट या फिर और जो वोट न्यूट्रल होता था, फ्लोटिंग होता था, वो भी बीजेपी की तरफ? माने कि मैं एक बात बताऊं आपको, राम मंदिर का बनना, प्राण प्रतिष्ठा होना और इस मुद्दे का समाधान होना देश के इतिहास की जो कई गौरवशाली घटनाएं हैं उनमें से एक होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें एक बात समझने की ज़रूरत है। मैं बहुत दिन से, अभी 2-4 दिन से बहुत शोर मच रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके तहत काम करो। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो एक्ट से नहीं बल्कि फैक्ट से देखनी चाहिए। वर्शिप जो है वो एक्ट से नहीं चलेगी कि साहब ये एक्ट से होगी। फैक्ट क्या है, अगर किसी विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत
जो है की गई है, और उस क्रिमिनल क्रूर करतूत पर कानूनी कवर नहीं चलाया जा सकता। जिस तरह से अयोध्या में हुआ, जिस तरह से काशी में भी जो चीजें आपने देखी है, तो वो तो कोर्ट तय करेगा क्या करना है। नहीं, वहां पूजा शुरू हो गई है। हाँ, वो तो मैंने कहा कोर्ट उसे डिसाइड करेगा। मतलब लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं नकवी जी। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जिन जिन जगह पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, वो सारी की सारी जगह दोबारा हिंदुओं को सौंप देनी। देखिए, वर्शिप प्लेसेस की पहचान बाय एक्ट नहीं, बाय फैक्ट होनी चाहिए। वही फैक्ट मैंने कहा, जहां फैक्ट मतलब ये कि उसका ऐतिहासिक सच्चाई की हकीकत क्या है। इस देश में आप मानक जी समझिए, इस देश में जो है वो 80% हिंदू समाज के लोग रहते हैं। उन लगभग 6 लाख और 49,000 जो है वो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं। लगभग 15, 16, 17 करोड़ जो है वो मुसलमान रहते हैं। उनके भी 6 लाख के लगभग मस्जिदें हैं। किसी और ने उन 6 लाख मस्जिदों पे तो सवाल नहीं खड़ा किया ना। 4 जगह हैं, 3-4 जगह वो हैं जिनको विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल क्रूर करतूत का शिकार नहीं है। तो उस पे हमें पंगा लेना, झगड़ा करना, उस मतलब आप ये मानते हैं कि मुस्लिम समाज को खुद अपनी मर्जी से ये 3-4 जगह जो है ये हिंदू पक्ष को सौंप देनी चाहिए? देखिए, बहुत बड़ी गलती हुई थी जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कांग्रेस के समय में, नरसिम्हा राव जी के समय में पास हुआ था। तो उस समय ही इस मुद्दे का समाधान हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया उसको। कहा कि नहीं, उस समय भी जो है वो कोर्ट में ये मैटर भी थे कुछ चाहे वो मथुरा का रहा हो, चाहे काशी का रहा हो, और अयोध्या का तो था ही। लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया। कहा नहीं, 15 अगस्त 1947 के बाद जो जैसी जगह पर है वो रहेगा। तो है, कोई बात मना नहीं कर रहा है। 6 लाख मस्जिदें हैं, उनमें कोई नहीं सवाल कर रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि देश के सौहार्द, देश की शांति और लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि फैक्ट से इसको देखा जाए, एक्ट के तहत न देखा जाए। ओके, ऑलराइट। दूसरा मुद्दा आजकल जो गर्म है नकवी जी, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और वो गर्म इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में बाकायदा ये कानून अब आ गया, विधानसभा में पेश हो गया। उसके पहले काफ़ी काम भी हुआ 2 साल वहाँ पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड अब आपको लगता है पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ द डे की। जो भी सरकार है उसकी एक संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़े। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी मत यही लगभग था। उस समय उस पर कुछ कम्युनल तड़का लग गया, उसकी वजह से जो है वो समान नागरिक कानून जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं बन पाया, बल्कि उसको जो है केवल दिशा निर्देशों का किस्सा बना दिया गया। लेकिन आज ये एक वक्त है जब समान नागरिक संहिता, समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक बात बहुत और कहना चाहता हूँ। देखिए, इसको लेकर के बहुत भय और भ्रम पैदा किया गया है। बिल्कुल इसमें जो धार्मिक आपके किसी भी समाज के, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो उसके कोई धार्मिक जो कर्तव्य और अधिकार हैं उस पर कोई कुठाराघात नहीं है। आपको मस्जिद जाना है, आपको मंदिर जाना है, आपको चर्च जाना है, आपको गुरुद्वारे जाना है, आप जाइए, कोई नहीं रोक रहा है। केवल सिविल जो व्यवस्था है, कानून है, वो उसमें समानता की बात है। ये तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके। नकवी जी, एक और आरोप जो आपकी पार्टी पर लगता है, मोदी शाह की नई बीजेपी पर लगता है, वो ये कि ये हिंदुओं की पार्टी बन गई है। इसमें मुसलमान नेताओं की कोई जगह नहीं है, मुसलमान वोटरों की कोई जगह नहीं है, और बीजेपी के नेता खुलेआम कहते हैं कि हमें तो मुस्लिम वोट चाहिए भी नहीं। देखिए, क्या है कि अभी दिक्कत क्या हो गई है कि कुछ लोगों के पास मुद्दे नहीं रह गए हैं, कुछ लोगों के पास तर्क नहीं रह गए हैं। अब ऐसे लोग, जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो तर्कों की कंगाली में कुतर्कों के मवाली जैसी बात कर रहे हैं। अब अगर तर्कों के कंगाली कुतर्कों के मवाली बन जाए और इस तरह की बातें करेंगे तो निश्चित तौर से मुझे नहीं लगता कि उनका भी कोई लाभ होगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी या जो बीजेपी की सरकार है, समाज का कोई हिस्सा ये नहीं कह सकता कि उसने विकास में, उसके तरक्की में किसी तरह की कोई भी भेदभाव किया गया।
तो इसलिए ये बात समझना पर समाज वोट तो नहीं देता ना मुस्लिम बीजेपी। देखिए, क्यों नहीं देता? जब मोदी जी ने विकास में कोई कमी नहीं की तो उनको उनके प्रति वोट में भी कंजूसी नहीं समाज करनी चाहिए। उस समाज को नहीं करनी चाहिए जो समाज अब तक करता रहा है। भाई अब आप खुद ही बताइए ना नकवी जी, बीजेपी में एक भी मुस्लिम चेहरा बताइए। आप थे, शाहनवाज हुसैन थे, और भी पहले थे। अब ना वो संसद में है ना सरकार में है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए मुस्लिम जो है वो एकदम अछूत हो गए। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सबसे बड़ा इस देश का चेहरा जो है वो कौन है? ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो नरेंद्र मोदी। और जब ग्राउंड जीरो का ग्लोबल हीरो आपकी पार्टी और आपकी सरकार में हो तो इसमें फिर आपको हिंदी चेहरे, मुस्लिम चेहरे, सिख चेहरे, ईसाई चेहरे की जरूरत नहीं है। पर आपको नहीं लगता देश में मुस्लिम जो है वो अप्रासंगिक से हो गए हैं? पॉलिटिकली कह रहा हूं मैं, ना उनके वोट की कोई वैल्यू रह गई है। अब आप कहेंगे तो मोदी जी की अचीवमेंट है कि अब धर्म के नाम पर मुस्लिम वोटों का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। पर मुस्लिम कहता है, और ओवैसी जी खास तौर से इसको बार बार उठाते हैं बात को, कि मुसलमान का अब कोई रोल ही नहीं रह गया। एमपी, एमएलए, मंत्री, स्टेट में मंत्री गिन लीजिए आप, कितने गिने चुने रह गए मुसलमान। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, इन हालात के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो सेकुलर सिंडिकेट या कांग्रेस पार्टी है। उससे बड़ी जिम्मेदार है जो स्वयंभू मुस्लिम नेता हैं। उन्होंने 75 सालों तक मुसलमानों को मुसलमान बना करके वोटिंग कराई, इस्लाम खतरे में बता करके वोटिंग कराई। तो एक दिन तो रिएक्शन होगा। आप जो है वो 75 साल अगर मुसलमान बन करके वोटिंग कर रहे हो और कुछ लोग आप हिंदू बनकर वोट कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि मुसलमान बन करके वोट करना सेकुलरिज्म है और हिंदू बन के वोट करना जो है वो कम्युनलिज्म है, तो नहीं चलेगा। ये जिम्मेदारी उन लोगों को, उनके पाप है जिन्होंने कि इन 75 सालों तक मुसलमानों को वोटर समझा और उनके वोटों का एक्सप्लॉयटेशन धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर किया और उनको प्रगति की मुख्यधारा से कोसों दूर किया। इस दौरान वो प्रोग्रेस के मेन स्ट्रीम के इक्वल पार्टनर बने हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे और भी तमाम एम्पावरमेंट के क्षेत्र हो। समाज के किसी वर्ग के से कमी नहीं है। आप देखिए ना, सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों वाले अल्पसंख्यकों का कम हुआ है, जो लड़कियों का खास तौर से। उसके अलावा भी शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो साक्षरता बढ़ी है, तमाम चीजें हुई हैं। जो और लोगों की हुआ है वही हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों में बड़ा डर का माहौल है, बहुत इनसिक्योर महसूस करता है मुसलमान सामाजिक तौर पर, आप देखेंगे। और ये तो आरोप आप पर और शाहनवाज जी पर भी अब लगने लगा है। लव जिहाद एक ऐसी चीज आ गई है कि अब मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से ना प्यार कर सकता है ना शादी कर सकता है। देखिए, ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने भी एक हिंदू लड़की से शादी की। देखिए, मैं बताऊं आपको, ये जो लोग कहते हैं ना, इनको सबसे पहली बात कि अपनी डिफ़ॉल्टेड डिक्शनरी से बाहर निकलना चाहिए, या डिफ़ॉल्टेड डिक्शनरी से उस शब्द को डिलीट करना चाहिए जिस शब्द का मतलब वो समझते हैं कि डायनेस्टी जो है वो डेमोक्रेसी है, जिसको वो समझते हैं कि जो भय है, भरोसा है, वो भय है। तो जब तक आप भरोसे को भय समझते रहेंगे, जब तक आप डायनेस्टी को डेमोक्रेसी समझते रहेंगे, तब तक आप इसी तरह की उल जुलूल बातें करते रहेंगे। जहाँ तक सवाल है, आज देश में विश्वास का माहौल है, ये बात सही है, यकीन का माहौल है। और आपने देखा होगा कि आज देश की धाक और धमक बनी है, बढ़ के साथ साथ मोदी जी की भी धाक और धमक पूरी दुनिया में बढ़ी है। अब उस धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन में खुद कांग्रेस पार्टी धूल दूषित हो रही, तो हम क्या कर सकते हैं? पर क्या, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी ने सीमा से मोहब्बत की थी, क्या आज के जमाने में वो संभव है? लोग कहते हैं कि अब पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं संभव है? आप जो है वो प्यार करिए, आप जो है वो तकरार मत करिए और साजिश मत करिए, लव करिए, जिहाद मत करिए। अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं नकवी जी थोड़ी, कैसे मुलाकात हुई कभी? हाँ। अब नकवी जी, आज की बीजेपी पर मैं आपको ला रहा हूं। सारे विश्लेषक ये मानते हैं और ये फैक्ट भी है, वाजपेयी जी और आडवाणी जी की बीजेपी जो नहीं कर पाई, वो मोदी और शाह की बीजेपी ने कर दिखाया। जो आपके 3-4 कोर एजेंडे के मुद्दे थे, वाजपेयी जी, आडवाणी जी वो नहीं पूरा कर पाए, और मोदी शाह ने कर दिया। 370 हटा दिया, ट्रिपल तलाक बैन हो गया, यूसीसी आना शुरू हो गया, राम मंदिर बन गया। आप भी मानते हैं कि ये बीजेपी ज्यादा कारगर है? देखिए, मैं बताऊं मानक जी, ये बात सही है। ये जो ये कोर इश्यूज हैं, पहली बात तो ये बीजेपी ने कोई अचानक ये नहीं लाई।
कोई ऐसा नहीं है कि चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे लाई और ला करके कर दिया। बीजेपी जब से चुनाव के मैदान में आई है, जब से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है, जनसंघ हो या बीजेपी हो, उसका बिल्कुल सीधा कमिटमेंट था कि हम 370 खत्म करेंगे, हम कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ेंगे, राम मंदिर के रास्ते में जो भी रोड़े हैं उसको ख़त्म करने में मदद करेंगे। ये तो हमारा एक कमिटमेंट था और वो कमिटमेंट जो है वो मोदी जी ने पूरा किया। वो इसलिए किया कि जिस वक्त वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय जो है वो हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम भी देखता था। तो उस वक्त मैंने कहीं कैबिनेट में या कहीं कहा तो किसी ने उस समय कहा कि साहब ये सोचना भी नहीं कि इसमें तो अभी 370 को ख़त्म करने के लिए 370 से ज़्यादा एमपी की ज़रूरत होगी और फिर लगभग 50% से ज़्यादा स्टेट्स की उसमें मोहर चाहिए। नहीं हो पाया। लेकिन बाद में पता लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था ही नहीं, ये तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था और अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा, और ये मुझे लगता है कि ये इस विवाद का जो समाधान हो रहा, एक के बाद एक जो विवाद थे उनका जो समाधान है वो देश के हित में और देश के समाज के सभी वर्गों के हित में। आपने वाजपेयी जी के साथ भी काम किया, आडवाणी जी के साथ, और मोदी और शाह के साथ भी काम किया, तो इनमें कोई फर्क आपको महसूस होता है? देखिए, वाजपेयी जी, आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी को राजनीति की उबड़ खाबड़ राहों पे चलना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तो निश्चित तौर से कोई बहुत फर्क नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उसी संस्कार और उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो संस्कार और संकल्प जो है वो पार्टी ने, वाजपेयी जी ने, आडवाणी जी ने उनको दिए हैं। अब विपक्ष कहता है कि बताइए, देखिए आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को, शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, सबको, जो पुराने वाजपेयी जी के युग के नेता थे उन सबको इन्होंने मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। उनके साथ ज्यादती हो रही है, आप क्या मानते हैं? देखिए, क्या मैं फिर कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग, ऐसी स्थिति हो गई है कि अपने गिरेबान में देखने के बजाय, अपनी समस्या को देखने के बजाय दूसरे अगल बगल मोहल्ले का देख रहे हैं कि साहब उनके यहाँ क्या हो रहा है। अरे भैया, अपने घर को देखो ना, तुम्हारा घर तुमसे संभल नहीं रहा है, मोहल्ले में शोर मचा रहे हो कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये जो इस तरह के तर्क दे करके अगर आप खुशफहमी पालना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस तरह के तर्कों से वो खुशी उनको मिल रही है, तो उनको मुबारक हो। अब विपक्ष कह रहा है, जब मोदी जी ने कहा 370 बीजेपी लाएगी, 400 एनडीए, तो कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी खासतौर पे वो कह रहे हैं इसका मतलब ईवीएम सेट कर लिया है इन्होंने, तभी इनको पता है कितनी सीटें आने वाली है। बार बार ईवीएम पर सवाल उठते हैं, नकवी जी क्या जवाब देंगे? देखिए, ईवीएम का जहाँ तक सवाल है, मुझे अच्छी तरह याद है 2013 की बात है, जो 14 चुनाव से पहले खुद सभी पार्टियों ने इस वक्त कहा कि ईवीएम जो है और पारदर्शिता होनी चाहिए, और उसके लिए जो है वो सभी पार्टियों का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया। उसमें कांग्रेस पार्टी से प्रणब मुखर्जी साहब थे और हंसराज भारद्वाज जी थे, मेरी पार्टी से प्रमोद महाजन जी थे, मैं था, और भी पार्टियों के थे, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, समाजवादी, सभी पार्टियां थी, और सबने एक स्वर से कहा कि ईवीएम को जो है वीवीपैट से जोड़ा जाए। उसका डेमो हुआ, उसके बाद मॉक वोटिंग भी हुई, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और ये ईवीएम जो है वीवीपैट से जोड़ दी गई। अब जो है वो एक प्रोफेसर साहब समझा रहे हैं कि साहब ये जो इसका टेक्निकल जो है वो ये है, इसमें यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से तो मैं आपके कार्यक्रम में एक बात बता दूं, ये चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। आपको चुनाव में पार्ट लेना है तो ईवीएम से चुनाव में ही पार्ट लेना होगा, अन्यथा आपकी मर्जी है। आप जैसे बहिष्कार कर रहे हो, आपने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर दिया, पार्लियामेंट की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया, तो आप तो बहिष्कार बहादुर हो, आप जो चाहो कर लो, लेकिन चुनाव तो ईवीएम से होगा। मतलब बैलेट पर जाने का तो सवाल ही नहीं है। बेवकूफ़ी है। देखिए, सुधार तो होते रहते हैं, आपने देखा बैलेट में भी होता था, सुधार होता था कि भाई बैलेट होता था, उसके बाद ये हुआ कि साहब इससे पता लग जाता है कि किसने वोट दिया, कहाँ, किस एरिया इलाके के, तो मिक्स काउंटिंग होने लगी, मिक्स होने लगा। अब वो उन्होंने चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगा उसको उठा लिया, उसका वीडियो भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई। अगर उसमें गड़बड़ी हुई है तो जिसने भी गड़बड़ी की है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। और नकवी जी, अब इस इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प राउंड, जिसे कहते हैं रैपिड फायर राउंड, इसमें छोटे छोटे सवाल आएंगे, आपको छोटे छोटे जवाब देने। जरूर। ओके नकवी जी, रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल, देश का बेस्ट प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं?
मैं देश का अगर आज की तारीख में बेस्ट प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी जी। बहुत बढ़िया। वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर 10 में से कितने नंबर देते हैं? आपने उनके साथ काम किया है। देखिए, उनको नंबरों के आधार पर हम गिन नहीं सकते, क्योंकि वो वाजपेयी जी ही थे। ओके, मोदी जी को कितने नंबर देते हैं? मोदी जी को अगर कोई भी होगा तो 10 में 10 ही देगा। 10 में 10 देगा। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाना चाहिए नकवी जी? बिल्कुल, कोई भी देश बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ओके, क्या संविधान से सेक्युलर शब्द अब हटा देना चाहिए? सेकुलर शब्द था कब? बाद में पंथ निरपेक्षता था। अब पंथ निरपेक्षता का जो विकृत रूप है वो सेकुलरिज्म है। तो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमाओं के लिए बहुत सूट करने वाला शब्द था, इसको हटाना चाहिए। ओके, क्या बीफ, गाय का मांस, गौमांस अब बैन हो जाना चाहिए पूरे देश में? देखिए, मुझे लगता है कि जिस चीज़ से भी किसी भी समाज के हिस्से की भावना जो है वो आहत होती हो, उससे परहेज करने की जरूरत ओके, शराब पर बैन होना चाहिए क्या? गुजरात में, बिहार में बैन है। मुझे नहीं लगता कि एकदम आप किसी तरह से आप क्लोज कंट्री नहीं बन सकते। ओके, आप ओपन कंट्री हैं। ओके, लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों पर बैन होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि एक ध्वनि प्रदूषण के अपने एक पैरामीटर्स हैं, और बेतहाशा जब आप चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहाँ से 10-10 आपने माइक का लाउड स्पीकर लगा दिए और शोर मचा रहे हैं, तो लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, मुसलमान के लिए पहले इस्लाम आना चाहिए नकवी जी, या पहले देश आना चाहिए? देखिए, इस्लाम में सबसे पहले हुब्बुल पत्नी पहला कर्तव्य है, पहला जो है वो ड्यूटी है, तो मुल्क। ओके, बहुत बढ़िया। इस देश का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता आप किसे मानते हैं? आज के भी गिन सकते हैं, पुराने भी आप देख सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में कभी भी जो है वो न कोई हिंदू और मुस्लिम लीडर रहा नहीं है। आज़ादी से पहले ज़रूर जो है वो जिन्ना अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते थे, या और लोग कहते थे, लेकिन आपने तो राहुल गांधी को भी आजकल जिन्ना कह दिया था। उनके अंदर बेचारे में जब विदेश जाते हैं तो थोड़ा जिंदा की आत्मा घुस जाती है, और वो भारत के खिलाफ जो है वो दुष्प्रचार की बाढ़ ला देते हैं। मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी पार्टी इस देश में कौन सी रही है नकवी जी? देखिए, मुसलमानों को ये तय करना होगा कि उनका जो सियासी शोषण जिन लोगों ने किया उन्हीं के साथ लटके रहेंगे, या जो सियासी सामाजिक सशक्तिकरण करना चाहते हैं उनके साथ आए। तो सबसे ज्यादा शोषण किसने किया है मुसलमानों का? सेकुलर सूरमाओं ने, सेकुलर सिंडिकेट ने। कौन कौन से नाम लेना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी है, उसके अलावा जो और मैंने आपको बताया, चाहे वो सामंती सुल्तान हो और चाहे समाजवादी टीपू की पार्टी हो। ओके, बीजेपी का सबसे उदार नेता अब तक कौन रहा है? देखिए, बीजेपी में सभी उदार हैं, दूसरी पार्टियों में तो उदार हैं, लेकिन यहाँ उदार हैं। ओके, उदार और उदार। मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा देश इस दुनिया में कौन सा है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हर समाज के वर्ग के लिए बेहतर देश है। अगर आप जरा सा अड़ोस पड़ोस के हालात देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि सबसे सुरक्षित, सबसे बेहतरीन मुल्क कौन सा है, वो हिंदुस्तान। ओके, इस देश का सबसे ईमानदार नेता नकवी जी किसे मानते हैं? देखिए, हमारे देश में ईमानदार नेताओं की बहुत लंबी एक श्रृंखला है, और सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ईमानदारी के साथ काम किया। लेकिन अभी ज़रूर जो है वो गुनाहों के गटर में गठबंधन के शटर से कुछ गुनाहों को छिपाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे गुनाहगार जो है वो जनता उन्हें स्वीकार करेगी। ओके, सबसे ईमानदार नेता इस देश का कौन है? देखिए, ईमानदारी की जो एक मजबूत इबारत जिन्होंने लिखी है वो मोदी जी। मैं यही सुनना चाह रहा था, इसीलिए मैंने दोबारा पूछा। सबसे मेहनती नेता इस देश का कौन सा मानते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम का परिणाम और तपस्या की ताकत बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है। राहुल गांधी को कितने नंबर देते हैं नकवी जी? कभी देखते हैं कि मेहनत तो कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। देखिए, मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन बिना जमीन की जमींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी नहीं होती। अब उनके साथ जो है जुगाड़ का जमघट भी जो है उनको जनादेश के पनघट से नहीं पहुंचा पा रहा है। तो इससे दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जी अच्छे व्यक्ति हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे फेल हो जाते हैं। ओके, देश का बेस्ट वक्ता किसे मानते हैं? सबसे अच्छा भाषण कौन देता है? बहुत, हमारे यहाँ तो भाषणबाज लोग बहुत हैं। हम कहते हैं ना, बहुत बयान बहादुर लोगों की ये देश नहीं, मैं पॉजिटिव पूछ रहा हूं। बयान बहादुरों के गुरुओं का नहीं, गुरु घंटालों का देश है। इस देश में किसी को कह ही नहीं सकते आप भाषणबाज बहुत हैं। मैं पॉजिटिव पूछ रहा हूं, आपको किसका भाषण सुनना अच्छा लगता है? मुझे तो जैसे पहले कहते हैं वाजपेयी जी बहुत अच्छा बोलते थे, वाजपेयी जी, सुषमा जी बहुत अच्छा बोलती थी, वो समय था। अब आज अरुण जेटली, आज की प्रमोद तारीख महाजन, में तर्कों और तथ्यों के साथ अगर आप देखें तो मोदी जी बात मोदी जी। ओके,
ऑलराइट, अब मैं कुछ नाम लूंगा नकवी जी, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के ढांचे बदल गए, तो अटल जी क्या वो थे। बात है। लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक महान योद्धा थे। ओके। अरुण जेटली। अरुण जेटली जी ने देश में जो एक आर्टिकुलेट लीडरशिप होती है, बहुत बढ़िया, उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से स्थापित किया। ओके। यशवंत सिन्हा, आपने तो इन सबके साथ काम हाँ, किया ना? यशवंत जी जो है वो बहुत काबिल व्यक्ति थे, और मुझे तो यशवंत जी की एक कई कहानियाँ याद आती हैं। एक बात वो बताते थे कि साहब जिस वक्त जो है वो अमेरिका कहीं गए होंगे और लौट करके आ रहे थे, तो एयरपोर्ट पे कंप्यूटर ख़राब हो गया था। तो उनमें बड़ी लंबी क्यू लग गई थी। तो उन्होंने पूछा उससे, जो काउंटर पे थे, कि भाई क्यों लाइन लगी है? उनका साहब कंप्यूटर ख़राब है, अभी हमारा जो है वो कुछ को एक्स्ट्रा पैसा देना था, किसी का लगेज जो होगा वो ज़्यादा एक्स्ट्रा बैगेज का। तो वो क्योंकि जब तक कंप्यूटर नहीं चलेगा तो वो उसको जो है वो जोड़ घटा नहीं पाएगा। तो उन्होंने फौरन कहा नहीं कितना ये हो रहा है, तो उनका कि 6 संग 36। तो उसका व्हाट ए जीनियस पर्सन फ्रॉम इंडिया, मतलब उन्होंने पहाड़े से फौरन कर दिया। तो अब आज तो हमारे यहाँ यही फंस गया मामला। हमारे देश में भी अब जो है वो कंप्यूटर कैलकुलेटर के बगैर जो है वो पहाड़े से नहीं करते। आपका इतना लंबा अनुभव हो गया नकवी जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ इसको, आपको कोई किस्से पुराने कुछ याद है तो बताइए, जो आज तक आपको याद आते हो। यार वाजपेयी जी के साथ वो बड़ा अच्छा किस्सा था, या अडवाणी जी के साथ? देखिए, मेरा तो मोदी जी के साथ भी, आडवाणी जी के साथ भी, वाजपेयी जी के साथ तो बहुत ही एक ऐतिहासिक घटना थी। मुझे लगता है कि 90s की बात है। मैं युवा मोर्चे का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट था उस समय, और हम लोग गए थे करीमगंज, असम में। तो उस समय फ़्लाइट वगैरह नहीं थी, तो कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता से जो है वो, इसलिए याद है, मैं 23 तारीख थी वो, 23 दिसंबर। तो कलकत्ता से फिर बाई गुवाहाटी आए, फिर गुवाहाटी से बाई रोड जो है वो 8-9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे के बाद सिलचर पहुँचे थे। वो तब हो गया, वहाँ पे बड़ी भारी रैली वैली हुई, घुसपैठ के ख़िलाफ़ रैली थी। और फिर लौट करके फिर वैसे ही गुवाहाटी से फिर कलकत्ता। उस दिन कलकत्ता बंद था, तो कुछ किसी मुद्दे को लेके शायद कम्युनिस्ट पार्टीज़ ने या कांग्रेस ने, किसने किया था याद नहीं आ रहा है मुझे। तो हम लोग पहुँचे तो पता लगा कि जिस फ्लाइट से एक फ़्लाइट चलती थी अटल जी ने, उसमें मोदी लुफ्ट करके एक फ़्लाइट थी, उससे करा रखा था अपना टिकट। MP थे अटल जी। तो पहुँचे हम लोग तो वो फ़्लाइट कैंसिल। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम सैकड़ों फ़्लाइट्स हों। तो मैंने कहा कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई। बोले यार देखो, और क्योंकि ये हो रहा था ये 24 तारीख, और वो अपने बर्थडे के दिन जो है वो हर हाल में दिल्ली रहते थे। वो उनका एक हमेशा से वो था। तो हमें भी ध्यान आ रहा था कि भाई हो रहा है। तो मैंने जा कर के जो है वो काउंटर पे पूछा कि भाई हो सकता है कि, तो उसने काउंटर वाले ने कहा नहीं बाबा, पैसे हैं तुम्हारे पास? तो फिर उसने कहा कि इतने पैसे, उसने कितने, शायद 2000 या 2500 रुपये का टिकट, एक टिकट कह रहा था। तो मेरे पास भी जैसे 200-300 थे। मैंने अटल जी से पूछा, उनका कि देखो भाई ढूंढो, तो 200-300 उनके पास निकला, फिर भी मामला नहीं तो खैर मैं फिर करके उससे रिक्वेस्ट की, तो उसने कहा अच्छा चेक लाओ। तो चेक मेरे पास तो नहीं, लेकिन अटल जी ने रखा हुआ था चेक अपने अटैची में। तो चेक, हम तो चेक लेके उनका गए और अटल जी गायब हो गए। अब मेरे दिमाग में मेरे कहा ढूंढ रहा हूँ मैं पूरे एयरपोर्ट पे, कहाँ गए ये? तो कई लोगों से पूछा, तो कई लोग बोले कि नहीं सर, तो नहीं देखा बाबा जी। देखा एक लंबी क्यू लगी है, उसमें खड़े हुए थे अटल जी। तो मैंने कहा अभी आप बोले, अरे भैया ये मोदी लुफ्ट की जो कैंसिल हुई है उसमें मोहर नहीं लगवाएंगे तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। इस तरह के मतलब एक बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई बहुत कहानियाँ हैं। क्या बात है। और जसवंत सिंह, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, इन सब की एक बहुत ग्रुप था, बहुत अच्छा काम के साथ आपने बहुत कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। और मोदी जी का भी आप देख लो ना, मोदी जी जब गुजरात से यहाँ आए तो इत्तेफाक से उस समय जब मैं सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी था, तो वो जनरल सेक्रेटरी थे। लेकिन वो मोदी जी सुबह मैं देखता था, सुबह 5 बजे कपड़े बहुत बढ़िया पहनते थे वो हमेशा। वो उनका अगर जाड़ा है तो लॉन्ग कोट,
उसके बाद जो है वो कभी कदार जो है वो बढ़िया हैट वगैरह कपड़े पहनने के वो मतलब एक तरह से हमेशा जो है वो प्रेरणा देते थे सब लोगों को, नौजवानों को। तो 6-5 बजे वो निकल जाते थे और वो शायद ये शताब्दी जाती थी, उससे अपना बैठ करके फिर दौरे वौरे करते रहते थे। ये कब की बात बता रहे हैं? ये बात होगी 2008 या 99 की। उनके सीएम बनने से पहले? हाँ सीएम 98 या 99। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज भी 2 नेता ऐसे हैं जिनके बारे में आप कहीं जाओगे देश के किसी हिस्से में तो कोई ना कोई दिखाएगा कि ये देखो ये अटल जी के साथ मेरी फोटो, मेरे यहाँ ये इस सन में आए थे, मेरे यहाँ खाना खाए थे। अटल जी का मुकाबला तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनसे मतलब ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं, ऐसी स्थिति मोदी जी की है। मैं लद्दाख पहुँच गया करगिल चुनाव के समय, वहाँ एक घर था, एक परिवार था, उनके साथ ऐसे बैठा हुआ बात कर रहा था, तो उन्होंने जो है वो फोटो दिखाई ब्लैक एंड वाइट। उनका मोदी जी हमारे यहाँ आया था, रात में आया था, एकदम साधु बना था। मतलब साधु उनका मतलब ये था कि बहुत ऐसे शाल, क्योंकि बहुत बर्फ गिरता रहता है, तो खाना खा के गया यहाँ। तो उन्होंने फोटो, ऐसा बहुत एक घटना मैं बता रहा हूँ, ऐसी सैकड़ों घटना। आपने कपड़ों का जिक्र किया ना, पीएम हमेशा अच्छे कपड़े पहनते हैं। आजकल तो लोग उनके कपड़ों को ही निशाना बनाते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, इतना महंगा चश्मा पहनते हैं। तो ऐसा ना कि जब आपके पास जो है वो समझ नहीं होती तो इसी तरह की बातें करते हैं। ओके, कुछ एक और नाम रह गए हैं नकवी जी, जैसे अमित शाह। क्या जहन में आता है पहली चीज? देखो एक बात है, अमित शाह जी बहुत आर्टिकुलेट लीडर हैं। मैं जैसे लोग कहते थे वैसे ही मैं भी समझता था कि बड़े रफ एंड टफ है। लेकिन मैं देखता था जब पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इकोनॉमी पर, फाइनेंस के इशू पर, एक्सटर्नल अफेयर इश्यूज पर डिबेट हो रही होती थी, डिस्कशन हो रहा होता था, मिनिस्टर रिप्लाई कर रहा होता था, तो मैं पार्लियामेंट्री अफेयर के नाते में देखता था कि वो अमित भाई जो है वो बताते थे उसको कि ये जो कॉमर्स के ये इशू पे ये कह रहा है ये गलत है, इसको ये कहो बताओ। मैं कहता यार इनको कॉमर्स की भी मालूम है, ये फाइनेंस का भी जानते तो। और उसके अलावा संवेदनशीलता, लंबा कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं बताऊं आपको, आपके ही बिरादरी, पत्रकार बिरादरी की एक महिला फोटोग्राफर है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, उनका कैमरा चोरी हो गया। अब मुझे भी उन्होंने कहा कि मेरा कैमरा बाबा चोरी हो गया, पूरी ज़िंदगी की कमाई, अब तो मैं तो जो है वो जा रही हूँ। अमित भाई भी जा रहे थे, उनसे भी कहा, तो अमित भाई का जैसे वो है, उन्होंने कहा कि अमित भाई हमारा तो आपका होम मिनिस्टर है, हमारा कैमरा चोरी हो गया, कोई पकड़ नहीं रहा है पुलिस। तो अमित भाई ने कहा ऐसे करते चल दिए, चले गए। इस बात को उन्होंने नोट कर लिया, नोट करके जो भी उसका पता लगवाया कि वो जो कह रही थी, उसके बाद पुलिस को डायरेक्शन दिया, और पुलिस को डायरेक्शन दे करके दूसरे दिन वो पुलिस ने उस चोर को और उस पूरे उसको कैमरा वगैरह उसका करवाया, और वो छोड़ के चली गई कलकत्ता, वो जो पत्रकार हैं। फिर उनको इन्फॉर्मेशन हुई, फिर वो आई, फिर आके मुझे बहुत उसने धन्यवाद किया, फिर वो पता नहीं बाद में मिली, मैंने कहा मुझे मत धन्यवाद करो, आप जा करके अमित भाई को धन्यवाद करो। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति हैं। ओके, चलिए अब कुछ एक नाम और रह गए, जैसे मोहन भागवत। क्या शब्द जहन में आता है? देखिए एक संत, छोटा सा एक संत। ओके, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जी एक बहुत अच्छी शालीन महिला है, उनका सम्मान हम करते हैं। ओके, राहुल गांधी। राहुल गांधी जी जो है वो बहके हुए और एक सामंती सुरूर और गुरूर में चकनाचूर नौजवान है। प्रियंका गांधी। प्रियंका जी ठीक है, देखिए ऊपर वाला ठीक है। साध्वी प्रज्ञा। अब कभी कभी क्या उनके बारे में कहें, साध्वी तो साध्वी। ओके, असदुद्दीन ओवैसी। वही तो जो है ये सेकुलर चोले में सांप्रदायिकता का झोला है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं। झूला झोला 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 सेकुलर चोला, सांप्रदायिकता का झोला। ओके, लालू यादव। अच्छे, बहुत अच्छे एंटरटेनिंग लीडर रहे हैं। ओके, नीतीश कुमार। अच्छे, नीतीश कुमार जी भी अब तो अच्छे होंगे, आपकी तरफ आ गए ना। वक्त के हर शे गुलाम। वही कह रहा हूं, अब तो अच्छे होंगे, आपकी तरफ आ गए।
नहीं अच्छा, आपके जमाने में भी तो ज्यादातर उन्होंने आपके साथ ही काम किया इंडिया हमारे साथ हमेशा। देखिए कई लोग ऐसे ही कि सियासी किसका सफर कब किधर का हो जाए, किधर का दिखता रहे और किधर का हो जाए। क्या बात है। कई लोगों पे ये भी सूट करता है। योगी आदित्यनाथ योगी नाथ जी बहुत पसंद करते हैं, बहुत संघर्षशील और बहुत ही इफेक्टिव लीडर है। बेस्ट चीफ मिनिस्टर उनको आप मानते हैं देश का, या और कोई आपके जहन देखिए में? मेरे मानना है कि उन्होंने जिस मजबूती के साथ जो दंगे, दंगाई, बलवे, बलवाई, बाहुबलियों को जो है वो ठिकाने लगाया है, उनका बंटाधार किया है और लोगों में जो है वो सुरक्षा का एहसास मजबूत किया है, वो बहुत बड़ी बात है। ओके, नुपुर शर्मा। अच्छी है। ओके, नो कमेंट। हिंदू राष्ट्र जो कि बीजेपी। हिंदू राष्ट्र तो है ही। ओके इसमें किसने कहा कि कोई नया बन गया? ओके, हिंदू राष्ट्र का कतई अर्थ नहीं कि पाकिस्तान की कार्बन कॉपी। पाकिस्तान का कट्टरपंथी जो कठमुल्ला वाला देश है वो नहीं। ओके, वंदे मातरम वंदे मातरम हर देश के वासी के लिए जो है गर्व का गाना है। मुसलमानों को बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, क्या प्रॉब्लम भारत है? माता की जय बिल्कुल बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बिल्कुल कोई बोलना दिक्कत नहीं। चाहिए। जिस किस बात का शर्म भाई, मादरे वतन को की जय करने में वो किसको- कहते हैं इस्लाम अलाउ नहीं करता, ऐसा बहुत है, सारे धर्मगुरु कहते ऐसा ये लोग जो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके जो है वो इस तरह के राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना पर जो है वो चोट करते हैं, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नकवी जी, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ इस रैपिड फायर राउंड में, खास तौर से Thank बड़ी you. बहादुरी से आपने जवाब दिए सबके, और ये पुराने किस्से सुनाने के लिए स्पेशली थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।